देखिए, देशहित में आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसका वीडियो हो सकता है इस वक्त भी आपके मोबाइल में होगा। आपके पास आपके किसी दोस्त ने आपको भेजा होगा, किसी दोस्त ने आपसे शेयर किया होगा। हो सकता है आपने ट्विटर या फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो, हम कह सकते हैं, आपने जरूर देखा होगा। और यह भी तय है कि वीडियो को देखकर आपको बहुत गुस्सा आया होगा। एक बछड़े की, एक बेजुबान बछड़े की बेरहम पिटाई का ये वीडियो में एक आदमी मार मारकर सड़क पर गिरा देता है। बछड़ा पहले उस आदमी को छेड़ता है, वो टक्कर हो जाती है। आदमी के हाथों में कागज सड़क पर बिखर जाते हैं। वो आदमी पलटकर पैरों और हाथों से बछड़े को मारने लगता है और फिर शांत होकर सड़क पर गिरे अपने कागज उठाने लगता है। ये वीडियो आपने देखा होगा। लेकिन फिर पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ, वो ईंट उठाकर बछड़े पर हमला कर देता है। उसे पीट पीट कर, ईंट से बछड़े को पीट पीट कर सड़क पर गिरा देता है। बेजुबान बछड़े की बेरहम पिटाई। वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि वो शख्स किसी बात का गुस्सा उस बछड़े पर निकाल रहा है। बहुत गुस्सा आया वीडियो को देखकर, भयावह वीडियो, खुन्नस आई। आपने इस वीडियो को देखने के बाद इस शख्स को यकीनन बुरा भला कहा होगा। मुझे भी इस वीडियो को देखकर बहुत गुस्सा आया। सोशल मीडिया पर या दूसरे टीवी चैनल्स पर इसे दिखाकर हर कोई इस शख्स को बुरा भला जरूर कह रहा होगा। यह गलत है, जो कुछ इसने किया गलत है। लेकिन जी न्यूज किसी खबर को यूं ही नहीं छोड़ देता है। उसके पीछे छिपी हर बात को आपके सामने लाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। इस व्यक्ति ने जिस तरह बछड़े की पिटाई की, वो बेहद आपत्तिजनक है, गलत है, अपराध की श्रेणी में आता है। जी न्यूज जानवरों के साथ अत्याचार का विरोध करता है। लेकिन जब हमने इस वीडियो की तहकीकात की तो ये कहानी बेहद अजीब मोड़ पर पहुंच गई। हम दावे के साथ कह सकते हैं ये आपको नहीं पता होगा। इस पूरी कहानी में हम सबके लिए एक सबक है, एक संदेश छिपा है। इसे समझने और जानने के लिए आपको हमारे साथ 10 मिनट रुकना होगा। हम चाहते हैं कि पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद वीडियो के पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। जी न्यूज दिल्ली में बछड़े से क्रूरता का पूरा वीडियो आपको नहीं दिखा रहा है, क्योंकि पशु क्रूरता के खिलाफ ये वीडियो बेहद परेशान करने वाला है। इस वीडियो में आपको गुस्सा दिखेगा, क्रूरता दिखेगी, पागलपन दिखेगा। ये वीडियो देखकर आपको भी गुस्सा आएगा। आप ये भी कहेंगे कि ये व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार लग रहा है। आप ये भी कहेंगे कि यह इंसान के जानवर बन जाने का वीडियो है। बछड़े ने गली से गुजरते इस आदमी को सिर्फ छू दिया था और उसके बाद क्या हुआ, ये पूरी तरह जानने से पहले गुस्से से क्रूरता की हदें पार करने वाले इस व्यक्ति को जान लीजिए। ये दर्दनाक घटना दिल्ली के मंडावली इलाके की है। बछड़े को बेरहमी से पीटने वाले इस व्यक्ति का नाम कमल सिंह है। कमल सिंह पूर्वी दिल्ली के मंडावली में सड़क से गुजर रहा था। तभी गाय के पास खड़े बछड़े ने उसे हल्का सा छेड़ दिया। कमल ने जो कागज हाथों में पकड़े थे वो सड़क पर गिर गए। इसके बाद कमल ने अपना आपा खो दिया और इंसानियत भूल गया। कमल ने पलटवार करते हुए बछड़े की पिटाई शुरू कर दी। कमल ने बछड़े को लाते मारी, थप्पड़ मारे। इसके बाद कमल ने सड़क पर गिरे कागज तो उठा लिए, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। कमल को सड़क पर गिरी हुई एक ईंट दिखाई दी। कमल ने ईंट उठाई और बछड़े पर हमला शुरू कर दिया। इससे आगे का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, सिर्फ ये बता सकते हैं कि गुस्से में कमल ने बछड़े के सिर पर ईंट मारी, गले पर ईंट से मारा, पीठ पर भी ईंट मारी। जब ईंटें हाथ से गिर गईं, तब जाकर कमल ने बछड़े को छोड़ा। गाय बेबस बछड़े के साथ क्रूरता देखती रही।
इधर बुरी तरह घायल बछड़ा गिर पड़ा, तड़पने लगा। अब कमल की हरकतें ध्यान से देखिए। आपको ये वीडियो देखकर गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन बछड़े को तड़पता देखकर कमल को पश्चाताप नहीं, संतोष हो रहा है। आपको ये देखकर अजीब लगेगा, लेकिन कमल बछड़े को देखते हुए ऐसे जा रहा है जैसे उसने बछड़े को सबक सिखा दिया है और अपनी परेशानियों का बदला ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, आपने वीडियो की पूरी कहानी आराम से हमने आपको दिखाई, लेकिन रुकिए, तुरंत प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। हम चाहते तो आपको सिर्फ ये वीडियो दिखाकर हम अगली खबर पर बढ़ सकते थे, लेकिन हमें लगा कि इस वीडियो के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। आखिर क्यों इतनी बुरी तरह से कमल ने इस बछड़े को मारा? वजह क्या हो सकती है? हमारा काम हल्ला मचाना नहीं है। हमने बछड़े को पीटने वाले उस आदमी की तलाश शुरू की। हमें पता चला उस शख्स का नाम, जो वीडियो में आपको नजर आ रहा है, इस शख्स का नाम कमल है। फिर कमल की जो कहानी हमारे सामने आई वो कुछ और ही संदेश दे रही थी। ये वीडियो सिर्फ क्रूरता की कहानी नहीं, बल्कि निराशा, हताशा और परिस्थितियों में फंसा इंसान कैसे गुस्से में पागल हो जाता है, उसकी कहानी भी है। सोचिए कि बछड़े को थप्पड़ और लात मारने के बाद भी कमल का गुस्सा ठंडा क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या हुआ था कि कमल ने बछड़े को ईंट से पीट पीट कर गिरा दिया? कमल को इतना गुस्सा क्यों आ गया था? कमल ने बछड़े से किस बात का बदला लिया? क्या कमल स्वभाव से ही क्रूर है, या कमल को परिस्थितियों ने क्रूर बना दिया? बछड़े को पीटते हुए कमल का वीडियो देखने के बाद हमारे मन में ऐसे ही कई सवाल उठे और फिर हमने पूरी कहानी जानने की कोशिश शुरू की। सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चला कि यह वीडियो दिल्ली के मंडावली का है। जी न्यूज रिपोर्टर कमल की तलाश में मंडावली पहुंचे तो एक चौंकाने वाली दर्दनाक कहानी सामने आई। पता चला कि परिस्थितियां कैसे किसी इंसान की मनोदशा को बदल देती हैं। ये उस कमल की पत्नी है जिसने बछड़े को बेरहमी से पीटा। कमल की पत्नी नेत्रहीन है। 2014 में ब्रेन हैमरेज हुआ, जिसके बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई। जिन कागजों के सड़क पर गिर जाने के बाद कमल गुस्से में बौखला गया था, वो उसकी पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट थी। जिस वक्त ये घटना हुई, उस वक्त कमल डॉक्टर से मिलकर लौट रहा था। कमल परेशान था क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसकी पत्नी की आंखों की रोशनी कभी नहीं लौटेगी। टेंशन से उनको टेंशन रहती है घर की बहुत ज्यादा। अकेले कमाने वाले, मेरी टेंशन, उनको सब की टेंशन है उनको, इसलिए उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने टेंशन से धक्का दे दिया था बस। अब कमल की माँ से मिलिए। उम्र 81 साल है। उन्हें टीबी है, बेहद बीमार रहती है। कमल एक पेट्रोल पंप पर काम करता है, जहां से उसे हर महीने 15,000 रुपए मिलते हैं। दवाओं का खर्च कमल को परेशान करता रहता है। मेरे बेटा को बहुत ज्यादा परेशानी है, इसको माफ कर दो। मेरे के तो घर में कोई और भी नहीं है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कमाने लायक भी नहीं है। वो अपने दिन कैसे कैसे टाइम काट रहे हैं वो। ये कमल की छोटी बेटी है, उम्र करीब 15 साल है। पापा का वीडियो देखकर ये भी बहुत परेशान है। उसे भरोसा नहीं हो रहा है। वो बता रही है कि उसके पिता तो बेहद अच्छे इंसान हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका कोई भी वो इरादा नहीं था कि वो बछड़े को मार सके। वो मेरी दादी, मम्मी की वजह से थोड़े टेंशन में थे। मेरी मम्मी का आँख से दिखता नहीं है, दादी टीबी की बीमारी है। दवाई लेकर आ रहे थे, वो बछड़े ने पापा को टक्कर मार दी थी। वो थोड़े पापा गिर गए थे, पर पापा ने उसे कुछ नहीं कहा था, बस हटा दिया था। पर उनके दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वो ऐसी हरकत करने लग गए। मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे थे। बछड़े को पीटने वाला ये वीडियो 5 जनवरी का है। 2 दिन पहले ही कमल के घर में ऐसी घटना हुई जिसने उसकी मानसिक परेशानी को बढ़ा दिया। घटना से 2 दिन पहले यानी 3 जनवरी को कमल की बड़ी बेटी अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई। परेशानी तो भैया बहुत ज्यादा है ना। जैसे एक लड़की ने वो दे दिया,
लड़की ने होंगे फिर मैं बीमारी इसकी ज़्यादा है कि इसको दिखता नहीं बिल्कुल भी। अब इसकी और सेवा उल्टी करनी पड़ा है और सेवा करे कमाने जाए। बछड़े को ईंट से मारने का ये वीडियो जब हमने देखा तो हमें इसके पीछे छिपी कुछ कहानी का एहसास हुआ। बछड़े के मारते ही कमल उसे पलट कर पीटने लगा। बछड़े को पीटने के बाद कमल बहुत शांत दिख रहा था। वो जमीन पर पड़े कागज उठाता दिखा। और फिर अचानक आग बबूला होकर बछड़े पर हमला कर बैठा। सवाल यह है कि आखिर कमल अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गया? और इसी की पड़ताल के बाद एक अलग सच सामने आया। जी न्यूज ने कमल के पड़ोसियों से भी बात की। पता चला कि कमल को कभी किसी ने हिंसा करते नहीं देखा, कभी परिवार पर चिल्लाते तक नहीं सुना। अंकल काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं। मैं तो 6 महीने से रह रही हूँ यहाँ पे, तो मैंने जितना भी नोटिस किया है काफ़ी अच्छे स्वभाव से हैं। बट अभी फैमिली टेंशन बहुत चल रही है। मीन्स इनकी वाइफ की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है एंड इनकी जो माँ है उनको भी टीबी की समस्या है काफ़ी टाइम से, तो काफ़ी मेंटली भी डिस्टर्ब थे। ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करते थे, अपने में ही रहते थे। भाई साहब हम उनको 2 साल से जानते हैं, ठीक है। मैं ऐसा कोई ऐसा चीज़ गलत काम करते हुए मैं 2 साल के बीच में नहीं देखी हूँ ताकि उनके ऊपर कोई शिकायत कर मतलब दर्ज किया जाए या कोई उनको कुछ कहा जाए उल्टे सीधे। अपने बचाव के लिए तो कोई भी बचाव कर सकता है। कमल ने जो किया उसे किसी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। जी न्यूज ने इस वीडियो के पीछे की कहानी के जरिए सिर्फ इतना बताने की कोशिश की है कि परिस्थितियां किसी इंसान की मनोस्थिति को कैसे बिगाड़ सकती हैं। शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखा आपने, पत्नी नेत्रहीन है, देख नहीं सकती है, ब्रेन हेमरेज 2014, बेटी घर छोड़कर चली गई, माँ 81 साल की बूढ़ी माँ वो बीमार है। मगर हम फिर से क्लियर कर दें, कमल की कहानी दिखाकर हम कमल के कृत्य को जायज नहीं ठहरा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये अपराध है, गलत है, अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन हाँ, घर की परिस्थितियां कैसे आपकी मनोस्थिति बदल देती है, सही और गलत के बीच में आप फर्क नहीं कर पाते हैं, ये खबर का दूसरा पहलू आप तक पहुंचाना हम अपनी जिम्मेदारी समझ रहे थे। आपके मन में सवाल होगा कि बछड़े का क्या हुआ भाई? तो आपको बता दें कि बछड़े को अस्पताल ले जाया गया, उसका इलाज हुआ और अब उसकी तबीयत बेहतर है। लेकिन परिस्थिति कोई भी हो, अपराध अपराध है और इस अपराध की सजा कमल को मिलेगी ही। बछड़े को मारते हुए कमल का वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हो सकता है, आपके मोबाइल तक पहुंच चुका हो। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कमल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कमल के खिलाफ एनिमल क्रुएलिटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस ने घायल बछड़े को अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि घायल बछड़े की स्थिति अब बेहतर है। लेकिन यहां हमारा सवाल उन लोगों की मनोस्थिति पर भी है जो इस घटना को देखकर आराम से आते जाते रहे। बहुत ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। ये कई लोग आसपास खड़े हुए हैं। ये शख्स जब ईंट से बछड़े पर अटैक कर रहा था, आसपास लोग थे, आसपास आराम से लोग टहलते हुए नजर आए, आराम से इधर उधर जाते नजर आए। किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं टोका। चाहते तो कोई टोक सकता था, कोई रोक सकता था। ये वीडियो फुटेज में दिख रहा है, कई लोग कमल को, बछड़े को पीटते हुए देख रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं। अगर किसी ने कमल को रोका होता या टोका होता तो हम मान सकते हैं कि हो सकता था कि कमल क्रूरता का अपराधी ना होता और बछड़ा शायद इतना जख्मी ना होता। ये देशहित की कवर स्टोरी आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। देखिए, दिल्ली की यह खबर क्रूरता के पीछे मनोस्थिति और परिस्थिति से जुड़ी है, लेकिन देशहित की दूसरी खबर आपको यह सोचने पर मजबूर कर सकती है कि कोरोना के नाम पर क्या गणतंत्र दिवस समारोह पर भी राजनीति की जा सकती है क्या? कांग्रेस नेता शशि थरूर का सुझाव है कि गणतंत्र दिवस समारोह रद्द कर देना चाहिए क्योंकि देश में कोरोना है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हो नहीं रहे हैं, तो फिर गणतंत्र दिवस समारोह रद्द कर दिया जाए। शशि थरूर ने कहा कि क्यों ना रिपब्लिक डे परेड, गणतंत्र दिवस समारोह को ही रद्द कर दिया जाए।
गणतंत्र दिवस, देश की आन बान और शान का समारोह। लेकिन गणतंत्र का समारोह सिर्फ इसलिए नहीं मनना चाहिए क्योंकि भारत कोरोना से लड़ रहा है। क्या भारत को इसलिए गणतंत्र दिवस नहीं मनाना चाहिए क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं? यह सोच है कांग्रेस नेता शशि थरूर की। उन्होंने ट्वीट करके कहा, अब जबकि कोरोना की सेकेंड वेव की वजह से बोरिस जॉनसन ने इस महीने की अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है, गणतंत्र दिवस पर हमारे पास कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा। क्यों ना एक कदम और आगे जाया जाए और पूरे समारोह को ही रद्द कर दिया जाए। यानी कि जब दुनिया अनलॉक हो रही है तब शशि थरूर गणतंत्र दिवस समारोह को लॉक करना चाहते हैं। भारत में आंदोलन हो रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, धार्मिक स्थल खुल चुके हैं, फिर भी कांग्रेस को खतरा सिर्फ गणतंत्र दिवस से ही है। कोविड-19 का पालन करते हुए सारे काम किए जाने चाहिए। शशि थरूर जी को क्या मालूम आज़ादी क्या होती है, देश का गौरव क्या होता है। 26 जनवरी को हम देश गौरवान्वित होता है, उसमें कोई बीजेपी और कांग्रेस नहीं होता, देश होता है। ये राष्ट्र का अपमान जैसा वक्तव्य है। पंडित नेहरू से लेकर के और अटल बिहारी वाजपेयी तक कभी किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने या प्रवक्ता ने इस तरह के वक्तव्य नहीं दिए। ये आजाद भारत की, स्वतंत्र भारत की आन बान शान है। भारत कोरोना के खिलाफ विजय की शुरुआत कर चुका है। 13 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो सकती है। तो फिर क्यों कांग्रेस नहीं चाहती कि राजपथ पर देश की शक्ति गर्जना दुनिया सुने? वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। हर आदमी अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र है। गणतंत्र दिवस देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हम लोग उसको मनाते हैं और उससे हम लोग सम्मानित होते हैं। कांग्रेस को समझना चाहिए कि गणतंत्र राष्ट्र के सम्मान का पर्व है और भारत का यह सम्मान किसी भी वायरस, किसी भी परिस्थिति के आगे नहीं हार मान सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब गणतंत्र की शान, कांग्रेस क्यों परेशान? आगे बढ़ते हैं। देशहित में हम आपको हनुमान जी के मिलने की कहानी दिखाने जा रहे हैं। जी हां, कल देशहित में पूरे देश में यही चर्चा थी कि हनुमान जी का मंदिर गिरा दिया गया, संकट मोचक का मंदिर गिरा दिया गया। चांदनी चौक में हनुमान जी का मंदिर गिराए जाने पर किस तरह मंदिर पर महाभारत छिड़ी हुई थी, आपने देखा, पूरे देश ने देखा। लेकिन हनुमान जी का मंदिर गिराए जाने से जो लोग गुस्से में हैं उन्हें मालूम भी नहीं है कि बजरंगबली की मूर्ति कहां स्थापित की गई है, किसी को नहीं पता। आज जी न्यूज ने हनुमान जी की मूर्ति की तलाश की। वैसे आपको बता दें हुआ क्या, बैकग्राउंडर आपके लिए जरूरी है। हनुमान जी का प्राचीन मंदिर चांदनी चौक रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट था उसके तहत हनुमान जी का प्राचीन मंदिर गिरा दिया गया। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हुई, कोर्ट तक मामला पहुंचा, कोर्ट के आदेश पर यह सब हुआ। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि ये तो बीजेपी ने गिराया, मतलब एमसीडी की तरफ से गिराया गया। और बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी का जो प्रोजेक्ट है चांदनी चौक रीडेवलपमेंट का, उसके तहत, मतलब आम आदमी पार्टी ने कहा और बीजेपी ने गिरा दिया। दोनों आपस में, बीजेपी और आप, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। इस बीच ये भी तस्वीरें आई जब हिंदूवादी संगठन जो है जितने भी, वो पहुंच गए चांदनी चौक और वहां पर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू हो गई कि प्राचीन मंदिर को कैसे तोड़ा गया, हनुमान जी के मंदिर को क्यों तोड़ा गया। मंदिर टूटने के बाद जो है वहां पर जबरदस्त सियासत हुई। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ अभी कि हनुमान जी कहाँ है? मैं बताता हूँ। हनुमान जी को यहाँ से ले जाया गया। पीछे वार्ड 84 का स्टोर है, कच्चे बाग का वार्ड 84 कहलाता है, चांदनी चौक का। उस स्टोर में हनुमान जी रखे हुए हैं, उनकी आरती पूजा हो रही है। अगर आप कहें तो मैं आपको ले जा भी सकता हूँ, अगर मैं प्रशासन जाने देता हूँ। चलिए तो मुझे उस जगह तक तो पहुँचा दीजिए। हाँ, अभी पूछवा देता हूँ। जाने नहीं दे रहे हो? नहीं सुनो, तुमको लेके जाना है, मैं चला जाऊँ, मैं भेजता हूँ आपको साथ में, ठीक है? मोहन जी, तो ये जो अभी हनुमान जी विराजमान है, जी जी, अभी हनुमान जी को कहाँ रखा गया? अभी हनुमान जी को कच्चे बाग का स्टोर है जो वार्ड 84 में, जो कि निगम पार्षद का जो स्टोर कहलाता है, जहाँ पर कच्चे बाग का स्टोर, कच्चे बाग का स्टोर, हर जगह के स्टोर बने होते हैं। हाँ। जहाँ पर एमसीडी वाले जो अपना काम करते हैं ना, जो सड़क पर रिपेयरिंग करने का डिपार्टमेंट है, उनका स्टोर होता है वो। अच्छा, जहाँ पर उनका बिल्डिंग मटेरियल रखा होता है, ऑफिसर बैठते हैं। तो अभी हनुमान जी का पता है। हाँ। कच्चे बाग का स्टोर वहाँ रखे हुए हनुमान जी, वहाँ रखे हुए, और बकायदा उनकी विधिवत पूजा अर्चना वहीं के स्टोर पे जो लोग हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, ठीक ठीक, तो हम लोग वहीं चल रहे हैं। हाँ, वहीं चल रहे हैं। कच्चे बाग का स्टोर जो पता है अभी हनुमान जी का, कच्चे बाग का स्टोर, बाग 84 का, वार्ड 84 का स्टोर, कच्चे बाग का वार्ड 84 का स्टोर, हनुमान जी का पता अभी ये है।
तो ये गलियां जो है ना चांदनी चौक की, यहाँ होते हुए लोगों से पूछते हुए वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। पर सवाल वही है, तमाम लोग अलग अलग बातें बता रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे लोग जुटे, कैसे मंदिर को वहाँ से हटाया गया, उसके बाद किस तरीके से वहाँ से मूर्तियाँ हटाई गई। वो बातें तो पहले से भी हो रही हैं, लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है कि अभी हनुमान जी कहाँ हैं। तो हनुमान जी जो अभी यहाँ जहाँ हैं वहाँ पहुँचने का प्रयास है। आइए चला जाए, देखते हैं हनुमान जी मिलते हैं कि नहीं हम लोगों को। ये वार्ड 84 का स्टोर है। यहाँ पर हमारे भगवान जी को अंदर विराजमान किया हुआ है। अच्छा, उनको रखा गया है, स्थापित नहीं करा, रखा गया है। अच्छा, ये वार्ड 84 का स्टोर यही है। सोम प्रकाश, देखिए तो दीक्षित जी ये बता रहे हैं कि वो हनुमान जी यहाँ से कितनी दूरी पर थे, वो हनुमान जी जहाँ पर थे? यहाँ ये हम कच्चे बाग के अंदर खड़े हैं। इसकी मेन रोड पर जिस जगह पे वो मंदिर जो है, मेन चांदनी चौक, वो यहाँ से कितनी दूरी पर है? आधा किलोमीटर मुश्किल से। आधा किलोमीटर हम लोग चले होंगे क्या? एक्चुअली हम तो गली में से आ गए। गली से अगर हम मेन रोड से चलते हुए तो आधा किलोमीटर आएंगे। तो मतलब हम लोग वहाँ से तकरीबन आधे किलोमीटर दूर हनुमान जी को यहाँ विराजमान किया गया। हाँ, विधिवत लाए गए वहाँ से हनुमान जी को। और जब हनुमान जी को निकाला गया, मैं भी वहाँ पर था, कोई बदतमीजी नहीं हुई है। हनुमान जी को बाकायदा तरीके से मशीनों से जो उनका नीचे का प्लेटफॉर्म समेत निकाला गया। इनको हनुमान जी को निकालने के बाद पीछे माता रानी की मूर्ति थी, उनको निकाला गया। एक परिवार था, एक छोटे हनुमान जी जिनको चोला चढ़ाया जाता है, वो भी थे, वो सब यहाँ पे विराजमान है। अच्छा, वो हनुमान जी जो 13 नंबर पेड़ के नीचे थे जी, जो उस मंदिर में विराजमान थे, वो भी अंदर हैं? वो अंदर हैं। उनका विधिवत पूजन अभी दिखवाते हैं, दिखवा सकते हैं, क्योंकि क्या है कि थोड़ा सेक्शन लगा रखी है यहाँ पर। लेकिन हम हनुमान जी को कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी के दर्शन हो जाए हमारे को। दीक्षित जी, कल तो इतना बवाल हुआ, अब जहाँ आज हनुमान जी विराजमान हैं वहाँ कोई सुबह से पूछने भी नहीं आया, कल ही से कोई पूछने नहीं आया कि हनुमान जी कहाँ गए। ये तो हम लोग खोजते हुए आ गए कि हनुमान जी कहाँ हैं। तो डिपार्टमेंट वालों ने यहाँ पे रोक लगा रखी है आने के लिए, क्योंकि हो सकता आने के लिए। हाँ, क्योंकि पता क्या है, यहाँ पे मूर्ति रखी हुई है हनुमान जी की, शायद सरकार ने सेफ्टी पॉइंट से उसको रोक रखा हो। काफी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा किसी को भी, और इसीलिए नहीं जाने दे रहा। आपके अलावा अभी तक किसी को देखा नहीं सर? सवेरे भी 3 पैसेंजर आए थे, आप किसी को नहीं जानते। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शीरी। बर्फबारी की तस्वीरें देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती होगी। मुझे भी जब भी मैं बर्फबारी की तस्वीरें देखती हूं तो अंदर से रोमांचित हो उठती हूं। लेकिन आज हम आपको बर्फबारी की खूबसूरत तस्वीरें नहीं, बल्कि बर्फबारी में मुश्किलों से टकराने की कहानी दिखाने जा रहे हैं। ये कहानियां हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर तक की हैं। कहीं बर्फ की जिद के आगे इंसान की जीत की दास्तान है, तो कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिसे देखकर आप कहेंगे जब हारी बर्फबारी। बर्फबारी की हर तस्वीर खूबसूरत नहीं होती। कुछ तस्वीरें संघर्षों की भी होती है, सफेद चुनौतियों से पार पाने की भी होती है। ऐसी ही एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की है। यह है बर्फ के पहाड़ों में रास्ता बनाने की तस्वीर। ठंड हो रही है। यह है जिंदगी बचाने के लिए मुश्किलों से टकराने की तस्वीर। ऊपर ऊपर से ही करो भैया, यार ये तो बहुत है, यहाँ तक है। पॉइंट भी ऐसा नहीं यहाँ पे ग्लेशियर वाला। माय गॉड, बर्फ हो रही है ना, बर्फ रुक जाता भी था। बस यही तक है बस। बहुत बर्फ है, 2 बर्फ की होती तब भी। कुछ पर्वत हिलाएं तो बात है, इनकी कहानी भी पर्वत हिलाने से कम नहीं है। अब इस कहानी को दरअसल शुरुआत से समझिए।
बर्फबारी लाहौल स्पीति में ये एम्बुलेंस फंसी है। इस एम्बुलेंस में 70 साल की एक बीमार महिला बैठी है और उनकी जिंदगी बचाने के लिए उन्हें कुल्लू के अस्पताल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन इस रास्ते पर तो बर्फ जमी है और इन स्वास्थ्य कर्मियों के पास खुद से बर्फ हटाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। समय बहुत कम है और बर्फ का रास्ता लंबा। अभी कम बर्फ है। ऊपर से ही करो भैया। टायर वाली ली तो निकालनी पड़नी तब तक। यार ये तो बहुत है, यहाँ तक है। नहीं क्या हुआ? जब रोड थ्रू होता भी है ना। हाँ तभी बोलती हूँ मैं भैया आपको। अब तो पॉइंट भी ऐसा है ना यहाँ पे ग्लेशियर वाला। माय गॉड। ये गोपाल हैं, एम्बुलेंस के ड्राइवर। बेलचे से बर्फ हटाने का जिम्मा सबसे पहले इन्होंने संभाला, लेकिन शून्य से नीचे तापमान में देर तक लगातार ऐसा करना मुश्किल है, इसलिए अब इनके सहयोगी ने बेलचा संभाला। क्योंकि बर्फ हो रही है ना, बर्फ रुक जाती तब भी था। सड़क पर 2 से 3 फीट जमी बर्फ को हटाने के लिए दोनों डटे हैं। जब एक थक जाता तो दूसरा बर्फ हटाने में जुट जाता। करना यहाँ से आगे तो तू ऐसे निकाल देगा। नहीं वो देख पार ली है, वहाँ कुछ भी नहीं है, कम है। कम है, वहाँ नहीं है। इस साइड को लाना भैया। यहाँ निकल जाएगी। यहाँ निकल जाएगी, कम है ही नहीं है यहाँ से आगे नहीं है। शिशु आप थोड़ा सा निकालो यहाँ बस। इनके साथ एक महिला स्वास्थ्य कर्मी भी है जिनकी आवाज आपने इस वीडियो में पहले भी सुनी होगी। इनका नाम जयललिता है। बर्फबारी के बीच जारी संघर्ष में एक मजबूत साथी ये भी है, जो बाधाओं में विचलित नहीं है बल्कि मुस्कुराकर सामना कर रही है। फोन कर बुला रहा। किसको करे फोन है? फोन किसको करे? तो पुलिस वाले को करो पर। ओ शिशु निकल, शिशु निकल जाएंगे यहाँ से आराम से। निकल जाएंगे शिशु, आप थोड़ा सा निकालो यहाँ बस। यहीं तक निकालो भैया बस। हाँ थोड़ा ही निकाल बस। इतना क्या ऊपर से निकालो। और आगे तक है? आगे नहीं है, यहाँ से आगे हार्ड है। हार्ड है? हाँ बिल्कुल वो है। यहाँ तक गाड़ी आई थी, यहाँ से मुड़ के गई हुई है। प्लीज यार माता रानी। हाँ डर लग रहा है मुझे। थोड़ी देर बाद जयललिता ने भी अपने हाथों से बेलचा उठाया और सड़क से बर्फ हटाने लगी। ये वाली रुक नहीं रही ना, बर्फ रुक जा। वो कितना अच्छा काम करती है। बर्फबारी जारी थी, लेकिन ये तीनों लोग बारी बारी से तब तक ऐसा करते रहे जब तक रास्ता नहीं बन गया। ये लोग थोड़ी दूर तक बर्फ हटाते और फिर एम्बुलेंस को बढ़ाते। इस तरह करते करते इन्होंने एम्बुलेंस से 4 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय की। इसके बाद बीआरओ की बर्फ हटाने वाली मशीन आई, फिर आगे का रास्ता आसान हो गया। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि उस 70 साल की बुजुर्ग महिला का हुआ क्या? तो इन स्वास्थ्य कर्मियों की कोशिशों की बदौलत वो बीमार महिला कुल्लू के अस्पताल पहुंच गई और अब वो पूरी तरह से ठीक है। पॉइंट भी ऐसा नहीं यहाँ पे ग्लेशियर वाला। माय गॉड। क्योंकि बर्फ हो रही है ना, बर्फ रुक जाती तब भी था। बस वही यहीं तक है बस। बहुत बर्फ है, 2 बजे होते तब भी। वैसे आपको ये भी बता दें कि ये बात 3 जनवरी की है। इसे हम 3 दिन बाद आज आपको दिखा रहे हैं। हमने सोचा कि कहानी देर से ही भले आई हो, लेकिन ये प्रेरित करने वाली है, तो फिर इसे जरूर दिखाना चाहिए और आपको देखनी भी चाहिए। अब हमारी दूसरी कहानी भी बर्फबारी में विजेता बनकर उभरने की है। ये कहानी जम्मू कश्मीर की कुलगाम की है।
दूर से देखने पर लगता है कि रुई का पहाड़ है, लेकिन पास आते ही वहम दूर हो जाता है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बर्फबारी के बाद की ये तस्वीरें खूबसूरत तो लगती हैं, लेकिन आज आपको इस खूबसूरती के बीच संघर्ष की कहानी दिखा रहे हैं। घर की छत पर लदी बर्फ हो या पेड़ पौधे, गाड़ियां और सड़कों पर पसरी बर्फ की चादर हो, इन तस्वीरों से आगे मैं आपको कुलगाम की एक और तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ये तस्वीर एक गर्भवती महिला की है, जिसे पुलिसकर्मी बर्फबारी के बीच कंधे पर लादकर अस्पताल ले जा रहे हैं। मानवता की मिसाल कायम करने वाली इस कहानी की शुरुआत एक फोन कॉल से होती है। कुलगाम के बेहीबाग इलाके में रह रही इस महिला को तेज दर्द हो रहा था, लेकिन बर्फबारी की वजह से अस्पताल तक जाने वाले सभी रास्ते बंद थे, गाड़ियां जा नहीं सकती थी। ऐसे में घर वालों ने कुलगाम पुलिस को फोन किया और उसके बाद पुलिस कर्मियों ने चारपाई से स्ट्रेचर बनाया, उस पर महिला को लादकर उसे अस्पताल तक पहुंचाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब किसी काम को करने की जिद हो और जुनून और लगन भी मौजूद हो तो फिर वो भला कैसे ना हो। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे लोगों ने इस मुश्किल हालातों में भी बर्फ के आगे खुद को हार नहीं मानने दिया। ये बर्फबारी की वो तस्वीरें हैं। आप खूबसूरत नज़ारे तो देखते हैं, लेकिन यही बर्फ कैसे लोगों के लिए मुसीबत भी बन जाती है। अब आप सोचिए, जो लोग वहां पर रहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं वहां के, उनके लिए तो ठंड का मौसम कितने मुश्किलों भरा रहता है। पर्यटक वहां खूबसूरती देखने जाते हैं, लेकिन ये लोग जूझते हैं उन परेशानियों से, जिन परेशानियों को सैलानी जब 2-4 दिनों के लिए जाते हैं तो ही उससे घिर जाते हैं। लेकिन ये तस्वीरें बताती है कि कैसे आपने देखा कि एम्बुलेंस में एक 70 साल की बुजुर्ग महिला, जिसका अस्पताल पहुंचना बेहद जरूरी था क्योंकि कुछ भी हो सकता था, लेकिन एम्बुलेंस कर्मी और जो सहायक उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने हार नहीं मानी। और इस खतरनाक मौसम में भी बर्फबारी लगातार हो रही थी, लेकिन वो लगे हुए थे उस बर्फ को हटाने के लिए, जिससे कि उनकी एम्बुलेंस आगे बढ़ सके। और एकजुट होकर जो 3 लोग वहां पर मौजूद थे, बारी बारी से उन्होंने यही काम किया और रास्ता साफ भी हुआ। 4 किलोमीटर तक वो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे। तस्वीरें इसीलिए देखना जरूरी है क्योंकि ये सीख देती हैं, ये प्रेरित करती हैं और ये बताती हैं कि अगर आप किसी भी चीज को करने का मन बना ले, हिम्मत जुटा ले, तो वो क्यों नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं क्योंकि यहाँ मनाली में पर्यटक फंसे हुए हैं। बर्फबारी के बीच रेस्क्यू भी जारी है, लेकिन पर्यटकों को कहाँ पता था कि जिस बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए उन्होंने मनाली का रास्ता पकड़ा, उस रास्ते में उनका सामना आफत से होने वाला है। बर्फबारी के बीच सड़क पर गाड़ियों की लंबी लाइन। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के मनाली की है। बर्फबारी का आनंद उठाने गए सैकड़ों पर्यटक मनाली के रास्ते में फंसे हैं। नेशनल हाईवे 3 पर सोलंग घाटी से मनाली आ रहे सैलानियों का रास्ता बर्फ ने रोक दिया है। कई लोग तो गाड़ी से बाहर निकलकर पैदल चलने लगे। स्थानीय लोग और राहत कर्मी लोगों को इस जाम से निकालने में जुटे हैं। इस तरफ आ जाइए, बिल्कुल ये बहुत जरूरी बन जाता है। पीछे मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि अपने आप को भी बचाएं, क्योंकि ये गाड़ियां जो हैं वो धीरे धीरे से आ रही हैं। एक तरफ की तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार जरूर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट जो हैं वो मनाली की तरफ जा रहे हैं। इस तरफ देखेंगे तो फिसलन जो है वो कितनी खतरनाक रहती है ड्राइविंग करने के लिए। तो लोगों को समझना होगा कि इस तरीके के जो मौसम में आप देख सकते हैं कि कैसे ड्राइविंग करना मुश्किल होता है। जो चेन वाली गाड़ी है वही सुरक्षित है, इस तरीके की दूसरी गाड़ियां जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं। मशीन के जरिए रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी है, लेकिन सड़क पर बर्फ बहुत ज्यादा है। फिसलने से बचने के लिए टायर पर चेन चढ़ाकर ये मशीनें इस सड़क पर चल पा रही हैं, ताकि रास्ते बहाल किए जा सकें। जब तक बर्फबारी बंद नहीं होती, तब तक आपको मनाली से कश्मीर तक ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेंगी। मनाली से संदीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक घर बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन जब एक झटके में वो घर टूट जाए तो दिल पर क्या बीतती होगी, ये शायद आप समझ सकते हैं। श्रीनगर में लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से घर टूटने की आज ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही वहां पर पर्यटकों का हाल क्या है, डल झील की हालत कैसी है, श्रीनगर से पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जी मीडिया रिपोर्टर्स खालिद हुसैन की रिपोर्ट। अगर आप बर्फबारी में होने वाली परेशानी देखना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। श्रीनगर के तेंगपोरा में बर्फ से लदा 3 मंजिल का घर।
देखने में कितना प्यारा है। तारीफ का एक वाक्य पूरा होते होते ये घर अचानक गिर गया। बीते 4 दिनों की बर्फबारी में लकड़ी के बने घर पर बर्फ का बोझ कुछ ज्यादा हो गया था। नतीजा ये हुआ कि ये घर भी बर्फ के ढेर में जम गया। अच्छी बात ये रही कि जिस वक्त मकान का ऊपरी हिस्सा टूटकर गिरा तब घर में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो जान भी जा सकती थी। श्रीनगर में बर्फ की वजह से एक और घर का ऊपरी हिस्सा गिरा। दरअसल बर्फबारी के दिनों में पहाड़ी इलाकों में रह रहे लोगों को इस तरह के खतरे का सामना हमेशा करना पड़ता है और कश्मीर में बर्फबारी अभी रुकने का नाम नहीं ले रही। श्रीनगर में करीबन 1 से 2 फीट की बर्फ जमा हुई है। वहीं दक्षिणी कश्मीर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जहां शोपियान, पुलवामा, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में 5 से 6 फीट की बर्फ जमा हुई है। श्रीनगर में हम आपको दिखा सकते हैं, ये गाड़ी है जो पूरी तरह से बर्फ के नीचे दबी हुई है। 1 से 1.5 फीट बर्फ इसके ऊपर जमा हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्फ किस कदर जमा हुई है। बर्फबारी से कश्मीर जितना खूबसूरत दिखता है, लोगों की परेशानी भी उतनी ज्यादा दिखती है। मैं 1 तारीख को यहाँ आ गया, 31 को आ गया था, तो धूप थी। उसके बाद फिर जैसे मैं जाना था तो पूरा बर्फ हो गया, तो हम आधी रास्ते से वापस आना पड़ा, किसी ने जाने नहीं दिया। तो फिर उसके बाद फिर हमारी गाड़ी फिर फंस गई, तो हम पैदल अब एक दूसरे होटल में जा रहे हैं। तो 2 तारीख की हम लोग की वापसी की फ्लाइट थी, लेकिन बर्फबारी चलते फ्लाइट कैंसिल हो गई। फिर हम लोग के पास रहने का कुछ जुगाड़ नहीं था। हम लोग वहाँ डल लेक पे रहते थे, तो हम लोग ने अपना डल लेक होटल हम लोग ने चेकआउट कर दिया था। फिर यहाँ पे श्रीनगर के एक पुलिस वाले भाई थे, उन्होंने अपने घर में हमको रखा, खिलाया पिलाया। अब ये हम लोग जा रहे हैं टूरिस्ट फोरम में, कॉल किया था तो वहाँ से हम लोग कॉल आई है कि आइए आप टूरिस्ट प्लेस पे रहिए। बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मेन चीज़ की लाइट नहीं है, तो ठंड यहाँ इतनी ज़्यादा है कि उसके कारण बहुत ज़्यादा होटल में प्रॉब्लम हो रही थी। ज़्यादा कैश की यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हो रही, लाइट्स की प्रॉब्लम है, हीटर वगैरह की बहुत प्रॉब्लम है। ठंडा पानी पीते हैं तो डिहाइड्रेशन वगैरह हो रहा है बॉडी के लिए। बहुत ठंडी है और वो रोड भी साफ नहीं है जिससे कि गाड़ी निकल सके, तो ऐसे ही जाना पड़ता है बैग लेके। जिस बर्फबारी का लुत्फ उठाने हजारों की संख्या में सैलानी यहाँ पहुँचे थे, उसी बर्फबारी ने उनके वापस जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। कश्मीर घाटी में करीब 5000 गाड़ियां फंसी हुई हैं, जिनमें ज्यादातर ट्रक हैं। बर्फ की वजह से हाईवे बंद है, सैलानी फंसे हुए हैं और खराब मौसम में विजिबिलिटी कम होने की वजह से हवाई अड्डा भी बंद है। यानी सैलानियों के पास कश्मीर से वापस आने का इस वक्त कोई तरीका नहीं है। जैसे ही कश्मीर घाटी में बर्फबारी बंद हुई और मौसम खिल गया, तो लोग बाहर आए हैं इस बर्फबारी का आनंद लेने। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुछ युवा यहाँ पर जमा हुए हैं, जो यहाँ जो शॉप है उनकी, उसके बिल्कुल सामने एक स्नोमैन को तैयार कर रहे हैं। सभी लगे हुए हैं अपने अपने अंदाज से, इसको पेंट किया जा रहा है, आंखें बनाई जा रही हैं, पूरा एक आकर्षण जो है का केंद्र इसको बनाया जा रहा है यहाँ पर। और ये स्नोमैन जगह जगह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अक्सर बच्चे जो कश्मीर के हैं, जैसे ही बर्फबारी होती है तो स्नोमैन की तैयारी करते हैं। आप देखिए कैसे खुशी से ये लोग ये बर्फ के शाहकार को बना रहे हैं। और अब आपको श्रीनगर के डल झील की तस्वीर दिखाते हैं। पानी बर्फ बन चुका है, नाव मुश्किल से रेंग रही है। 4 दिनों की भीषण बर्फबारी के बाद अब कश्मीर घाटी में मौसम कुछ हद तक खुल गया है। इस वक्त हम खूबसूरत डल झील के किनारे खड़े हैं। आप देख सकते हैं डल झील की ऊपरी सतह जो है बिल्कुल बर्फ से ढक गई है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसी भीषण बर्फबारी हुई है, जो पानी के भीतर भी पिघली नहीं है अभी तक। ये कश्ती वाला देखिए कितनी मशक्क़त से जो है किनारे पर आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पूरी डल झील में बर्फ ही बर्फ दिख रही है। खूबसूरत दृश्य हर तरफ देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इन 4 दिनों में स्थानीय लोगों को और यहाँ जो पर्यटक फंसे थे उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.